नमस्कार, सिटी न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, चुनाव ये शब्द जुबान पर आते ही राजनीतिक दलों की हलचलें खुद ब खुद सामने आ जाती हैं और इन दिनों दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिशन इलेक्शन के लिए जुटी हैं। इंदौर नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां भी पूरी तरह से चरम पर हैं। ऐसे में क्या कुछ है कांग्रेस पार्टी की रणनीति, किस तरह से कांग्रेस लगातार जो करारी हार का स्वाद चखने के बाद अब रणनीति के साथ मैदान में जुटने वाली है और खासतौर पर नगरीय निकाय चुनाव और अब नगर निगम चुनाव में कौन से पड़ाव और कौन सी रणनीति के साथ जुटने वाली, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सिटी न्यूज के स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज पर आपका। धन्यवाद। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस को जिस ऑक्सीजन की जरूरत है या कहा जाए जिस जीत का इंतजार कांग्रेस पार्टी तहे दिल से कर रही है, क्या वो जीत उन्हें नगर निगम में मिलती दिखाई दे रही है? और क्या लगता है, क्या वाकई में तमाम गुटबाजी को दरकिनार कर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने अब सबक लेना शुरू कर दिया है और क्या मध्य प्रदेश में अब वापस कहीं ना कहीं कांग्रेस की वायु का वातावरण बनने लगा है? लक्ष्मण सिंह जी, सबसे पहला सवाल जो लाजमी है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जो एक सुनहरा काल मध्य प्रदेश में सूबे में देखा है, क्या उस सुनहरे काल का इंतजार अब कांग्रेस पार्टी को है और वर्तमान दिनों में रणनीति के साथ क्या कांग्रेस पार्टी जुट गई है चुनाव में जीत के लिए? देखिए, अभी जो नगर पंचायतों के चुनाव हुए थे जी, जी, जी। और नगर पालिका के चुनाव हुए थे, नगर निगम में हम जरूर नहीं जीते, लेकिन नगर पंचायतों में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था। जी, जी। हम लोग करीब 38-39 नगर पंचायतें हम जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंदौर के आसपास की काफ़ी नगर पंचायतें हम जीते हैं। हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है, तो ये एक परिवर्तन का संकेत है। जी, जी। और इंदौर नगर निगम का जहाँ तक सवाल है, या भोपाल का है या छिंदवाड़ा का है, और यहाँ भी एक परिवर्तन दिख रहा है। मतदाता चाहता है परिवर्तन हो जी। और कांग्रेस के लोग एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और हमें अच्छे नतीजों की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। लेकिन सिंह साहब, एक सवाल उठना ये भी लाजमी है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी एक बहुत बड़ा हार का कारण कहीं ना कहीं बनती है। बात चाहे मसला टिकट वितरण का हो या नेताओं को तरजीह देने का हो, गुटबाजी का ऐसा आलम है कि जूतम पैजार भी हो जाता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट जाता है। आपने बहुत नजदीक से राजनीति को देखा है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लगता है क्या कांग्रेस इससे उभर पा रही है? आपको लगता है इन दिनों? देखिए, गुटबाजी हर पार्टी में होती है जी, जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है इस बार। जी, जी। अरविंद मेनन स्वयं कल उन्होंने बयान दिया है कि भाई आपस में लड़ने के बजाय कांग्रेस से लड़ो। अब ये बहुत बड़ी बात है जी, जी। कि अरविंद मेनन उनके बहुत बड़े संगठन के नेता हैं, मंत्री हैं, वो जब इस तरह पब्लिकली कह रहे हैं तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई बहुत ऊपर उभर कर आई है। हमारी पार्टी में भी थोड़े बहुत विवाद हैं, लेकिन उन सबको हमने सुलझा लिया है लगभग, और हम लोग सब एक होकर मैदान में हैं। बिल्कुल। सिंह साहब, अगर मुद्दों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी किन वादों और किन इरादों के साथ जनता के बीच जा रही है, इसका भी कहीं कोई खास प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है। क्या वजह इसको मानते हैं पिछड़ने की कांग्रेस? देखिए, घोषणा पत्र में हमने कल जारी की है हमारी सारी योजनाएं जो हैं। जी, जी। और चूंकि हमारी केंद्र में सत्ता नहीं है, प्रदेश में भी नहीं है, तो हमें संघर्ष और करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हम ये अपेक्षा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से जी। कि इंदौर को नज़रअंदाज न किया जाए अगर कांग्रेस यहाँ जीतती है तो। बिल्कुल। यूपीए की जो सरकार थी उसने इंदौर के लिए 2700 करोड़ रुपए भेजे थे। इतना पैसा शायद इंदौर में कभी केंद्र सरकार से नहीं आया। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार जब कांग्रेस की यहाँ परिषद बनती है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। क्या लगता है, जिस तरह से वर्तमान में कांग्रेस पार्टी, या कहा जाए पिछले दिनों की भी बात करें तो मुझे एक वाकया याद आता है, राजधानी भोपाल में जब टिकट वितरण का मौसम आता है तो नेताओं की नाराजगी भी कहीं ना कहीं आप जैसे बड़े पदाधिकारियों को, राजनेताओं को देखना झेलना पड़ती है। मुझे याद आता है कि पीसीसी में बहुत हल्ला हुआ, कई सारे आरोप लगे, टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे, आपने भी कई बार नाराजगी खुले तौर पर फोरम पर रखी। क्या लग रहा है कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव पूरी तरह से सफल रहे हैं जिस तरह से पॉलिटिकल परफॉर्मेंस होता है एक लीडर का, अगर उसको देखिए? अरुण यादव मेहनत कर रहे हैं जी, और अरुण यादव के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर बढ़ा है।
अब परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन एकदम नहीं आता, धीरे धीरे आता है। थोड़ा और समय हमें लगेगा, लेकिन अब ये जो चुनाव हो जाएंगे, इनके बाद तो कोई चुनाव बचे नहीं है, फिर तो विधानसभा के चुनाव आएगा। तो इन चुनाव में हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया है, हमने अपना जनाधार बढ़ाया है, और हमें विश्वास है कि हम ये जो 2-3 साल और मेहनत करेंगे, 2018 में हम अपनी सरकार प्रदेश में बना लेंगे। लेकिन कहीं कोई राजनीतिक वातावरण इस बात का संकेत नहीं देता। हालांकि एक राजनीतिक दल के बड़े नेता होने के नाते जरूर आप इस बात को पूरी पैरवी के साथ रख रहे हैं, लेकिन कहीं राजनीतिक वातावरण नहीं बनता। अगर प्रदेश की बात की जाए तो शिवराज लहर जो है पूरी तरह से हावी दिखाई देती है। अगर हम बूथ स्तर पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आज भी कांग्रेस की तुलना में कहीं हद तक जो है मजबूत दिखाई पड़ती है। ऐसे में किस तरह से इस तरह की चुनौती को पार कर पाएंगे? ये बात पुरानी हो गई है। जी जी। अगर ऐसी बात होती तो हमारा वोट शेयर क्यों बढ़ता? हमारा वोट शेयर बढ़ा है, और नगर पंचायतों में आप देखिए कि हम राऊ से जीते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत स्ट्रांग सीट थी जी। ऐसी कई नगर पंचायतें हम जीते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी। जिला पंचायत के नतीजे जो आएंगे आप देखना जी जी, ये कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। स्वयं बुधनी में धान बहुत होता है जी, जी। और मैं तो वहां से चुनाव लड़ा हूं, मुझे मालूम है। धान के किसान इतने नाराज हैं क्योंकि सरकार धान खरीद नहीं रही है, और बहुत नाराजी है। गेहूं पर जो सब्सिडी देने का वादा किया था, अब इन्हीं की सरकार है केंद्र में, उन्होंने मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि जो सब्सिडी दी गई थी वो अधिकतर उसका फायदा ब्लैक मार्केटर्स ने उठाया था। ये स्वयं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का बयान है जी, जी, जी। तो इस तरह के आरोप स्वयं उनकी सरकार लगा रही है। तो ये सारी बातें जब सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी। बिल्कुल। सिंह साहब, आपका राजनीति में बहुत गहरा अनुभव रहा है, संसद में भी आपने प्रतिनिधित्व किया है और राजनीति को बहुत करीब से देखा है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब का जो कार्यकाल रहा, बहुत सारी खूबियां और बहुत सारी खामियां आज राजनीतिक विश्लेषक अपने नजरिए से देखते हैं। अब शिवराज सिंह चौहान, ये जो सरकार मध्य प्रदेश में लगातार काम कर रही है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर दिग्विजय सिंह सरकार के समय हावी हुआ था, क्या आपको लगता है कि शिवराज सरकार में भी ऐसा ही कुछ एंटी इनकम्बेंसी आने वाले दिनों में दिखेगा या आप महसूस करेंगे? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है और वो महसूस भी कर रहे हैं लोग, उसके नतीजे भी आ रहे हैं। अब आप दिग्विजय सिंह जी की सरकार जो 15 साल 12 साल पहले थी उससे कब तक कंपेयर करोगे? दिग्विजय सिंह जी की सरकार जब थी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट थी। जितनी मदद दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस सरकार को मिलना था वो केंद्र से नहीं मिली। ठीक उसके विपरीत यूपीए गवर्नमेंट ने बिना भेदभाव किए इतना पैसा दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि शिवराज सिंह कुछ कर पाए। लेकिन पैसा आपने दिया, क्रेडिट बीजेपी को मिला, ये भी तो कहीं ना कहीं देखिए, ये क्रेडिट हम लोग शायद ना ले पाए, ये बात अलग है, लेकिन हमने क्रेडिट लेने के लिए पैसा नहीं भेजा था, हमने मध्य प्रदेश की जनता के लिए पैसा भेजा था और मध्य प्रदेश की जनता को इसका लाभ हुआ, हमें इसी में संतोष है। बिल्कुल। कांग्रेस के गलियारों में एक चर्चा और बड़े इन दिनों आम हो चली है कि दिग्विजय सिंह जी जो है अब राष्ट्रीय राजनीति में, मतलब नेशनल पॉलिटिकल कैनवास पर अपना एक स्थान अलग रखते हैं। ऐसे में उन्होंने मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी के लिए आपके कंधों पर बोझ डाला है, क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी, जी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ और संगठन कोई एक आदमी से नहीं चलता है, संगठन सारे कार्यकर्ताओं से चलता है। और मेरा तो एक दायित्व ये है कि मैं कार्यकर्ता की तरह जितना अपना योगदान पार्टी को दे सकूं, जितनी मेहनत कर सकूं, मेरा अनुभव जितना मेरे नौजवान साथियों में बांट सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। और पार्टी मजबूत हो और मजबूत होकर खड़ी हो और सत्ता में आए, यही हम सबका एक ही उद्देश्य है। बिल्कुल। जब पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से राजनीति के तासीर से जुड़ी हो तो कैसा महसूस करते हैं, कैसा पाते हैं? क्योंकि जनता के सेवक की भूमिका में रहना, आपका स्वयं का, आपके भ्राता दिग्विजय सिंह जी का और अब जयवर्धन सिंह का बतौर विधायक जो है विधानसभा में अब पैरवी करना, आवाज उठाना, इसको कैसा मानते हैं? मिशन इलेक्शन के दौरान क्या पूरा परिवार वाकई में कांग्रेस के पंजे की मजबूती के लिए निकल पड़ता है? देखिए, हमारा एक राजनीतिक परिवार है। जी जी। अब हम राजनीतिक परिवार से हैं तो राजनीति ही करेंगे और हम आभारी हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी ने हम सब पे भरोसा किया है और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो पूरे के पूरे परिवार लगे हैं कांग्रेस का काम करने, जनता की सेवा करने। और अगर जयवर्धन
जीता है तो चुनकर आया है, तो उसकी अपनी मेहनत है, और चुनकर जब आते हैं तो उसका श्रेय उम्मीदवार को भी जाता है। क्या कहना चाहेंगे इन दिनों नगर निगम चुनाव की अगर सरगर्मियों की बात की जाए, और खास तौर पर मिनी मुंबई और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी यानी कि इंदौर की हम बात कर लें, तो बहुत सारी यूं तो उहापोह है, गुटबाजी का आलम भी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है, कई सारी बागियों की नाराजगी को भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को झेलना पड़ रहा है। अगर हम बात करें जो महापौर प्रत्याशी हैं, उन्हीं के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान जो वाकया हुआ, जूतम पैजार हुआ, एक महिला नेत्री ने जिस तरह से टिकट न मिलने पर जो एक बखेड़ा खड़ा किया, इस तरह की घटनाएं क्या लगता है कि अनुशासनहीनता को साफ तौर पर दर्शाती हैं और तमाम धज्जियां उड़ा देती हैं राजनीति में मर्यादा? जो कुछ हुआ, इससे हमें सबको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो नेत्री हैं उनको 2-3 बार मौका मिल चुका था, वो पार्षद रह चुकी थी, तो इसलिए पार्टी वहाँ कोई नया उम्मीदवार उतारना चाहती थी, और जिसको उतारा है एक सशक्त उम्मीदवार भी है और वहाँ से जीतेंगे भी। इसलिए इस तरह की जो घटना हुई उसका अफसोस होता ही है, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की घटना ना हो। बिल्कुल। एक और सवाल है, दिग्विजय सिंह साहब जब भी मध्य प्रदेश में आते हैं तो स्टार प्रचारक की भूमिका में जहां भी वो जाते हैं, उनका काफिला जाता है तो एक राजनीतिक वातावरण पैदा कर देते हैं, लेकिन इसके उलट, इसके विपरीत जब भी लक्ष्मण सिंह जी आते हैं तो बिल्कुल एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर आते हैं और बैठकों में मशगूल होकर कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दे जाते हैं। इन दोनों में कैसे अंतर आप देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो स्वाभाविक है जब वो आते हैं तो उनका एक अलग इम्पैक्ट होता है, और मैं हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में मैं रहा हूँ, काम किया है, और मुझे उनके बीच में रहकर काम करने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं शुरू से थोड़ा सेल्फ पब्लिसिटी के ज़रा पक्ष में कम ही रहा हूँ, पर खैर आजकल आपका कहना सही है, जमाना पब्लिसिटी का है और ग्लैमराइज पॉलिटिक्स का है, मीडिया में आके अपनी बात कहने का है, तो मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। चलिए, इन दिनों केंद्र में मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? 26 जनवरी को ओबामा हिंदुस्तान की सरजमी पर अपने कदम रखने वाले हैं, क्या वाकई में लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं? ये जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में दिया था, ये पूरी तरह से साकार कर पा रही है वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार? देखिए, अभी हम तो चाहते हैं अच्छे दिन आए, देश के लिए अच्छे दिन आए, इससे अच्छी क्या बात होगी। अभी मोदी सरकार को जज करना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, उनको कम से कम 1.5 साल का समय देना चाहिए, उसके बाद उनका आकलन करें। पर अभी आप ये 6-7 महीने का अगर देखें जी, तो बहुत सारी बातों से वो मुकर गए हैं, और इसलिए हमने कांग्रेस ने एक यू टर्न करके एक किताब भी निकाली है। कई मुद्दों पर जो उन्होंने चुनाव में कहा था, ठीक उससे विपरीत वो कर रहे हैं। तो अगर इस तरह वो मोदी जी ने काम किया तो फिर 5 साल बाद वो नहीं जीत पाएंगे। क्या लगता है, अगर कांग्रेस की भी स्थिति देखी जाए, विपक्ष की जो भूमिका सशक्त रूप से कांग्रेस को निभाना चाहिए राष्ट्रीय राजनीति में, विपक्ष भी कहीं कोई मुखर होता दिखाई नहीं दे रहा है, इस मौन के पीछे का क्या है कारण? नहीं, देखिए, जो हमारी कांग्रेस पार्टी केंद्र में है, अभी देखिए संगठन में फेरबदल की बात हो रही है और नए लोगों को मौका दिया जाएगा, और मैं समझता हूं जो नए लोग आएंगे संगठन में वो बड़े सशक्त लोग होंगे और अच्छा काम करेंगे, और हम लोग संघर्ष करेंगे और कांग्रेस को खड़ा करेंगे। आपको लगता है कि संगठन में भी सर्जरी की जरूरत है? जो थिंक टैंक वाले पॉलिटिशियंस कांग्रेस पार्टी के पास हुआ करते थे, अब वैसा ही थिंक टैंक एक नए चेहरों के साथ उतारने की जरूरत है मैदान में, आपको लगता है? देखिए, प्रजातंत्र में तो परिवर्तन एक बड़ी सार्थक प्रक्रिया है और बड़ी एक स्वस्थ प्रक्रिया है, और परिवर्तन होते रहना चाहिए, और परिवर्तन होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। चलिए, जाते जाते मध्य प्रदेश में किन मुद्दों के साथ में नगर निगम चुनाव में, और जैसा कि आपने दावा किया कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, कौन कौन से ऐसे सपने होंगे जनता के लिए जो आप साकार करने वाली हैं कांग्रेस पार्टी, और किस तरह से आपको नगर निगम चुनाव की हलचलों में ऐसा लगता है कि जीत का जो लक्ष्य है वो ज्यादा दूर नहीं? देखिए, मैं पिछले 2-3 दिन से इंदौर में घूमा हूँ, वार्डों में पैदल घूमा हूँ, ऐसे ऐसे कॉलोनीज में मैं गया हूँ जहाँ बड़ी दुर्दशा मैंने देखी। सीवेज की लाइन और ड्रिंकिंग वाटर की लाइन साथ साथ चल रही हैं, बड़ी खतरनाक बात है। जो अनाज मिलता था गरीबों को बंद हो गया है। 70% कॉलोनियाँ अवैध हैं इंदौर में। आज उन कॉलोनीज में जो लोग रह रहे हैं वो मकान को गिरवी रख के लोन लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। अब ये किस तरह का एक विकास की बात हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे
इंदौर में मेन रोड के किनारे और इधर एयरपोर्ट तरफ तो विकास किया है, वहाँ नेताओं की ज़मीनें भी हैं तो वहाँ तो विकास हो गई। जहाँ जहाँ नेताओं की ज़मीनें वहाँ विकास जरूर दिख रहा है, लेकिन जहाँ नेताओं की ज़मीनें नहीं है वहाँ बहुत दुर्दशा है। और ये जो कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ हैं, इनमें रहने वाले बड़े दुखी हैं, तो इन सब पे ध्यान देना चाहिए। ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है, पार्क बनाने की जगह नहीं है। आज आप मध्यम और हमारे कमज़ोर वर्ग के लोगों के आवास की कोई योजना लाएं तो कहाँ बनाएंगे, ज़मीन ही नहीं है। और थोड़ा इसके बारे में ज़रा पारदर्शिता रखना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, मतलब इन तमाम मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि कांग्रेस जीत का झंडा बुलंद करेगी? निश्चित रूप से इसका हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और अगर हमारी परिषद बनती है तो हम लोग सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि जो कमज़ोर वर्ग है वो यहाँ परेशान ना हो। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इंदौर में आके रोज़गार के लिए आते हैं। अभी आप देखिए तो पार्क में लोग सोते मिलेंगे, उनको रहने की जगह नहीं है। ठंड पड़ती है तो जितने जो शेल्टर्स, रैन बसेरा बनाए गए हैं, वहाँ भी हालत अच्छी नहीं है। और स्कूलों में जो भोजन दिया जा रहा है वो तो खाने लायक नहीं है। इसके भी बहुत बड़ा एक स्कैंडल है मध्याह्न भोजन का, और इसको भी हम लोग उजागर करेंगे। चलिए देखते हैं कि कांग्रेस किस तरह से उनकी जो आवाज है वो जनता के कानों तक पहुंचा पाती है, और मिशन इलेक्शन में कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ जुटी है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री लक्ष्मण सिंह जी का साफ तौर पर दावा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में भी लगातार जिस तरह से जीत को लेकर जो प्लानिंग हुई है, जो एक्शन प्लान बना है, उसका सीधा फायदा जो है प्रत्याशियों को मिलेगा। देखना होगा कि जनता कौन से राजनीतिक दल के, कौन से राजनीतिक चिन्ह पर जो है, चुनाव चिन्ह पर अपना बटन दबाती है, और किस तरह से चुनाव नतीजे एक बार फिर राजनीतिक दलों के लिए उनकी परीक्षा का परिणाम साबित होते हैं। सिटी न्यूज की खास पेशकश मिशन इलेक्शन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।